इलेक्शन कमीशन के मातहत होने वाले मुतनाज़ इंतखाबात, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का खुला तनाज़ा। अदालती अहातों में घेरी होती खलीज बजरिए सदारती ऑर्डिनेंस। चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ द रोस्टर के इख्तियारात की अमली तौर पर बहाली। हुकूमत की जानिब से इंतखाबी कवानीन में तब्दीलियां। गैर मामूली तौर पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन पर फर्द जुर्म आयद, मगर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का अदालती फैसले के बावजूद मखसूस नशिस्तें मुतलका जमात को देने पर शशोपंज। और फॉर्म 45 फॉर्म 47 पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमती मैंडेट जस्टिफाई करने की इस जंग में इलेक्शन कमीशन की बहैसियत खुद मुख्तार इदारा साख और अदालत का गैर जानिबदार किरदार दोनों बराबर दाव पर लगे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान असेंबली के हल्के PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के केस का फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 4 सफ़ात का फैसला तहरीर किया और फैसले में कहा कि जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर ही होते हैं। दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी होने का केस नहीं है। अदालती फैसले के मुताबिक जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को हतमीन नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान असेंबली के सूबाई हल्के PB 14 में पीपल्स पार्टी की दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान की जानिबदारी के इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि डिब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 इसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिसाइडिंग अफसर भरता है, या तो दोबारा गिनती पर एतराज करें कि डब्बे खुले हुए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि प्रिसाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें, बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। प्रिसाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से ही होता है। वोटों के सामने 45 फॉर्म की कोई अहमियत नहीं। गुज़िश्ता 1 साल से तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक जो बयानिया रहा है, उसकी सालिम बुनियाद फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में होने वाली बेज़ाब्तगियां रही हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉर्म 45.com के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई कि जिस पर फॉर्म 45 के जरिए उन हलकों के स्टेटिस्टिक्स और अदाद-ओ-शुमार जमा किए गए कि जिन पर उनके मुताबिक धांधली हुई है। इंतखाबात में हार जाने वाले सियासी कारकुनान और इंतखाबी उम्मीदवार ये शिकायत करते हुए नजर आए कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत रहे थे, लेकिन जब फॉर्म 47 के जरिए वोटों की हतमी गिनती सामने आई तो वो इलेक्शन हार चुके थे। इंतखाबी उजरदारियों से जुड़ा एक और मामला फॉर्म 45 का है और दूसरा ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के कयाम का मामला हल हो गया। मुशावरत के बाद 4 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पर नाम फाइनल। 4 रिटायर्ड जजेस का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत की सियासी साख बचाने की कोशिश से जुड़ा तीसरा अहम तरीन मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तरमीम का है। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के फौरन बाद जस्टिस मुनीब को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को जज कमेटी का हिस्सा बना दिया गया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में बैठने से यह कहकर इनकार कर दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। इसमें रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जब तक कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता, शिरकत नहीं करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाद पाकिस्तान बार भी मैदान में आ गई। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया के मुताबिक वुकला का दरीना मुतालबा था बेंचों की तश्कील के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम वुकला की जद्दोजहद की नफी है। एलामिया में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खुद आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया था। ऑर्डिनेंस आर्जी कानून साजी है कि जो उस वक्त जारी किया जाता है कि जब कोई हंगामी जरूरत हो। ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस को बेंच की तश्कील का यकतरफा और स्वाबदीदी इख्तियार दिया गया। बार काउंसिल के एलामिया के मुताबिक ऑर्डिनेंस एक गैर मुनसिफाना कानून है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस एक बुरी कानून साजी है। एलामिया के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस उन शिकों की भी खिलाफ वर्जी है कि जिसमें कानून साजी का इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को दिया गया है। पाकिस्तान बार ने हमेशा आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद की हमायत की है। हुकूमत अपने मैंडेट की लेजिटिमेसी के लिए बराह रास्त टक्कर कवानीन, आइन और अदालती फैसलों से ले चुकी है। ऐसे में अदालती तकसीम और इस तफरीक से उठने वाले मौक़िफ़ इस
महाज को मजीद हवा दे रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब चंद दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर वजाहत में यह कहा था कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी और इस हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाबात तलब कर लिए थे और आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस को ये जवाबात मौसूल कर दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। रजिस्ट्रार ने अपने जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा है कि जजेस के किसी चेंबर में भी इन दरख्वास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। रजिस्ट्रार ने कहा है कि वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड किया गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह पतन सरवर बारी। सरवर बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का 4 सफ़ात पर मबनी फैसला जिसके अंदर ये कहा गया है कि कॉज जो है वो अब फॉर्म्स जो हैं वो इररेलेवेंट हो जाते हैं, कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही फैसला कुन आंसर हैं इस तमाम इशू के अंदर। प्रिसाइडिंग अफसर या रिटर्निंग अफसर की तरफ से मतूबा फॉर्म में जो कुछ रिकॉर्ड किया जाता है वो वोटों की गिनती का ही हतमी तयन नहीं होता और अगर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया जाए तो फिर बैलेट पेपर्स पर मुश्तमिल ही थैले हों या पैकेट्स उनको खोल कर किया जाता है वोट्स के जरिए कि जो बैलेट पेपर्स डाले गए हैं, जितने वोट डाले गए हैं वही मेन आंसर है। इंतखाबी नताइज का बुनियादी सबूत भी वही है। अब मज़कूरा फॉर्म्स में दुरुस्तगी का अंदाजा लगाया जाता है, ये चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा तो है, मगर वो कह रहे हैं तब तक लगाया जाता है जब तक बैलेट पेपर्स की दोबारा गिनती का हुक्म ना दे दिया जाए। इस फैसले के क्या इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक तो ये बात है कि जो बुनियादी चीज़ है वो है तो बैलेट पेपर। लेकिन हमने देखा है कि माज़ी में कुछ जगहों पर जहाँ रीकाउंटिंग की गई है, वहाँ जो कैंडिडेट जीत रहे थे उनके बैलेट पेपर ज़ाया किए गए और उसके बाद वही जीतने वाले जो कैंडिडेट थे जो 15,000 14,000 वोटों से जीत रहे थे, वो फिर चंद हज़ारों से हज़ार वोटों से उनको हरा दिया गया। और उसके लिए एक ही तरीका इख्तियार किया गया है और वो तरीक़ाकार ये था कि जो बैलेट पेपर हैं, जिन जिन बैलेट पेपर्स पर नज़र आता है कि जिस पार्टी को पॉज़िटिव नताइज के ज़रिए यानी कि मुस्बत नताइज के ज़रिए जितवाना था अ, उ उ उन उनको जितवाने के 2 तरीके थे। एक तो ये था कि उनके बैलेट पेपर नए डाल दिए जाएँ या जो जीत रहे थे उनके बैलेट पेपर्स को स्पॉइल कर दिया जाए। यानी कि अगर एक लाइन भी इज़ाफ़ी है बैलेट पेपर के ऊपर तो वो बैलेट पेपर मुस्तरद हो जाता है और वो काउंटिंग के अमल से निकल जाता है। तो जैसे ये लोधरा की सीट थी, गुजरांवाली की 2 नशिस्तें हैं, इसी तरह मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सिर्फ़ 297 वोटों से जीते हैं, जबकि वो शुरू की पहली काउंटिंग में 14-15 हज़ार वोटों से हार रहे थे। तो इसलिए ये कहना कि बैलेट पेपर ही बुनियादी चीज़ है, यकीनन ये बात है। लेकिन जो बहुत सारे जो उम्मीदवार जो हारे असल में उनके पास फ़ॉर्म 45 मौजूद थे और आज भी उनके पास हैं और कुछ अदालतें, ट्रिब्यूनल्स उनको हुक्म भी दे चुकी थी कि वो फ़ॉर्म 45 जमा कराएँ, लेकिन उसके बाद सारा अमल रोक दिया गया। तो मेरी नज़र में तो फ़ॉर्म 45 का ही तनाज़ा है 8 फरवरी से लेकर आज तक क्योंकि बहुत सारे फ़ॉर्म 45 पे जो उम्मीदवार जीते हुए हैं, उनको हरवाने के लिए नए फ़ॉर्म 45 तैयार किए गए थे और अब जो दूसरा तरीक़ाकार है, जो ज़्यादा वो समझते हैं मौसर है कि बैलेट पेपर की जो अहमियत है, उसको फ़ॉर्म 45 के ऊपर बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये नज़र में रखना चाहिए कि फ़ॉर्म 45, 46, 47, 48 ये तमाम फ़ॉर्म पोलिंग एजेंट्स, ऑब्ज़र्वर्स की और मीडिया की मौजूदगी में तैयार किए जाते हैं। पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होते हैं और बाज़-औक़ात अगर ऑब्ज़र्वर्स बैठे हों, उनके भी दस्तखत फ़ॉर्म 45 के ऊपर मौजूद होते हैं। फ़ॉर्म 46 के ऊपर भी दस्तखत मौजूद होते हैं पोलिंग एजेंट्स के या इलेक्शन एजेंट्स के। तो इसलिए फ़ॉर्म 45 की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसको इस तरह करके नहीं निकाला जा सकता क्योंकि अब उनके उनके नज़दीक ये मुश्किल है कि वो जो बहुत सारे उम्मीदवार पीटीआई के असल में जीते हुए थे, हमने भी ये सारा एनालिसिस किया है। एनए 130 का किया है, एनए 128 का किया है, एनए 265 का किया है। तकरीबन 25 हलकों का हमने बहुत डिटेल्ड ऑडिट किया है और उस ऑडिट की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन
ने जो फॉर्म असल में थे टेम्पर किए हैं और जेरिमेंडरिंग भी की थी। और लेकिन अब ये बात ये है कि अगर मुझे मान लिया जाए कि बैलेट पेपर ही हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने जो 7 माह से अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरा डेटा डाला हुआ है, इसकी सज़ा कौम को मिलनी चाहिए या इलेक्शन कमीशन के चीफ और उनके मेंबरान को मिलनी चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट खुद भी ज़िम्मेदार है कि उन्होंने इतना डिले किया और कौम को एक गो-मगो की कैफ़ियत में रखा है। हम्म। तो ये इतना ईज़ी नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो कहें जी बैलेट पेपर की अहमियत ज़्यादा है, यकीनन है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने ये जो सारी गड़बड़ की है, जिसके सबूत हमने मीडिया के सामने पेश किए थे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक तो नामुमकिन बात है कि तमाम हलकों के जो बैलेट पेपर निकाले जाएँ, दोबारा से गिनती की जाए और हमें क्या पता, क्योंकि इस वक़्त तो जो इलेक्शन कमीशन अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुका है और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी डिसीजन आया है, उसमें भी वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी, आईनी जो ज़िम्मेदारी थी, उसको पूरा करने में बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है। और इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर एक प्राइमरी पार्टी के तौर पर जो कि पीटीआई के खिलाफ है, वो सामने आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये महज़ जो है, जो चोरी की गई थी 8 फरवरी को, उसको छुपाने के लिए ये वर्डिक्ट निकाला गया है, लेकिन इसकी मैं समझता हूँ कोई अहमियत नहीं है। हम्म। और अगर ये ऑडिट करना है बैलेट पेपर्स का, तो फिर सबके सामने बैग खोले जाएँ, उनकी सीलें सबके सामने खोली जाएँ और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, मीडिया ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन एजेंट्स की मौजूदगी में ये अमल होना चाहिए, ना कि बंद कमरे में होना चाहिए।